नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा अनजस्टिफाइड वैल्यूएशंस ऑफ द स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया के बारे में। बल्कि ये स्टार्टअप इंडिया के ही नहीं होंगे, पूरी दुनिया के स्टार्टअप इसमें इंक्लूडेड हैं। आज इस वीडियो में मैं मेन मुद्दे पर बात करूंगा कि आखिर ये जो 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 50, 60 हजार, 20 हजार करोड़ की वैल्यूएशन के स्टार्टअप जो इंडिया में निकले हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जो निकल रहे हैं, ये क्या इनके ऑपरेशंस को, इसके बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई करते भी हैं कि नहीं। और अगर ये ऐसे स्टार्टअप का मान लो कभी आईपीओ में फ्यूचर में निकल कर आता है, तो क्या ये स्टार्टअप में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर इस स्टार्टअप के मेन जड़ के बारे में बात किया जाए तो स्टार्टअप की शुरुआत कोई को फाउंडर से ही होती है, और कोई भी को फाउंडर दोस्तों अरबपति नहीं होता है। ऐसा किसी का दोस्तों नसीब लेके पैदा नहीं होता है कि कोई भी को फाउंडर स्टार्टअप का एक अरबपति हो। जाहिर सी बात है, उसके पास 100-50 रुपया, 1-2 लाख रुपए ही होते हैं। वो कोई 1000-2000 करोड़ रुपए डाल के स्टार्टअप शुरू नहीं करता। ऐसे में होता क्या है कि वो स्टार्टअप का जो को फाउंडर होता है वो फंडिंग रेस करने के चक्कर में लगा रहता है। अब इसमें दोस्तों ये फंडिंग रेस करने की रेस लगी रहती है, क्योंकि दोस्तों जिसको अच्छी फंडिंग मिल गई, जिसको अच्छा इन्वेस्टर मिल गया, मानो उसकी किस्मत चमक गई। और ऐसा ही होता है ओयो, ओला, उबर या फिर फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ऐसे कई सारे स्टार्टअप और भी निकल जाएंगे, इनके साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट के बारे में बात करूं तो अगर फ्लिपकार्ट चमकी तो स्नैपडील, शॉपक्लूज, ये सबको भी चमकना था। आखिर ये सब क्यों नहीं चमके? मिंत्रा को चमकना था, जाबाओं को चमकना था जो डूब ही गया। आखिर ये सब क्यों नहीं चमके? लेकिन इसमें कंपैरिजन क्या देखने को मिला हमको कि फ्लिपकार्ट के जो इन्वेस्टर थे वो फ्लिपकार्ट ने भारी पकड़ लिया। स्विगी, जोमेटो, पेटीएम के जो इन्वेस्टर थे ये इन लोगों ने भारी पकड़ लिया। जैसे पेटीएम आज 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे जा चुका है, लेकिन फ्री चार्ज आज 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे भी नहीं है। इनफैक्ट 1,000 करोड़ की भी वैल्यूएशन नहीं होगी आज इसकी। ऐसा क्यों हुआ? आखिर पेटीएम और फ्री चार्ज तो एक ही साथ निकले थे, लेकिन फ्री चार्ज को पेटीएम के मुकाबले अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिला, अच्छा एक लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टर नहीं मिला जो पेटीएम को मिल गया। और आज सबको मालूम है कि इंडिया दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी पोटेंशियल ये है कि हमारे पास 125 करोड़ की आबादी है। आबादी ज्यादा है तो देश का कंजम्पशन ज्यादा है, जिस वजह से स्टार्टअप के लिए ग्रो करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। और ऐसी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा स्टार्टअप नहीं होगा जो इंडिया में फंक्शन ना करता हो, क्योंकि जो स्टार्टअप ने इंडिया में अपना नाम कमा लिया वो स्टार्टअप ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया, क्योंकि चाइना तो एंटर होने नहीं देगा। और इंडिया दोस्तों बहुत बड़ा झोला है, जिसको झोले में आना हो आ जाओ, अपना फ्यूचर बना लो। अब ऐसे में दोस्तों मैं आपको सामने सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये जो मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, इसकी वैल्यूएशन तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ की है। पेटीएम हो गया, इसकी वैल्यूएशन आज 1 लाख करोड़ की है, और इनके लॉसेस आज 4-5 हजार करोड़ के, 10,000 करोड़ के हैं। इनके लॉसेस में दोस्तों 2-4 और स्टार्टअप खुल जाएंगे। ऐसे में आखिर आज ये 1-1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती भी है या नहीं? क्योंकि आज इंडिया में हर 5 में से 4 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रॉन्ग ऑपरेशन, लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ बिजनेस मॉडल की वजह से। और इसमें भी दोस्तों मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, जो उस आर्टिकल में दोस्तों इंडिया के कई सारे स्टार्टअप्स के जो फेल हुए उनके लिस्ट हुए थे, और उन लिस्ट में दोस्तों 10 में से 7-8 स्टार्टअप के रीजन ये थे कि वो स्टार्टअप इसलिए फेल हो गए कि उनके पास कैपिटल नहीं था, यानी उनके अच्छी फंडिंग नहीं मिली। और जो इन लोग को मिल गई, ओयो, ओला, फ्लिपकार्ट, ये सबको फंडिंग मिल गई। आप दोस्तों अगर कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टार्टअप फेल हो रहा है या वो स्टार्टअप की जो आपकी जो ऑपरेशंस है वो खराब है। बस आपकी कमी यह है कि आपको अच्छा फंडिंग देने वाला नहीं मिला। दोस्तों चलिए अब इन स्टार्टअप के जो वैल्यूएशन है, वैसी वैल्यूएशन के कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो हमको क्या देखने को मिलता है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। इस लिस्ट में मैं 2 कंपनियों को लेना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट और L&T। फ्लिपकार्ट का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ का है, तो L&T का भी मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ का है। फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू 30,900 करोड़ का है एक साल का, तो L&T का रेवेन्यू एक साल का 1,45,000 करोड़ का है। फ्लिपकार्ट का लॉस एक साल का 3835 करोड़ का है, तो L&T का प्रॉफिट एक साल का 9,550 करोड़ का है। मतलब है कोई कंपैरिजन? फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन, फ्लिपकार्ट के रेवेन्यू और लॉसेस देखकर आपको L&T के सामने क्या कंपैरिजन करना चाहिए? इस हिसाब से L&T का वैल्यूएशन तो 10 लाख करोड़ का होना चाहिए। स्विगी के बारे में बात करूं तो स्विगी और MRF टायर को मैं कंपैरिजन में लेना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों का मार्केट कैप सेम ही है, 27,000 करोड़ का। स्विगी का रेवेन्यू है 1122 करोड़ का, तो MRF टायर का रेवेन्यू है 16,239 करोड़ का। स्विगी का एक साल का लॉस है 2345 करोड़ का, तो MRF टायर का एक साल का प्रॉफिट है 1425 करोड़ का। मतलब है कोई कंपैरिजन? स्विगी लॉस पे लॉस किए जा रही है तो MRF टायर प्रॉफिट पे प्रॉफिट किए जा रही है। रेवेन्यू भी इसका
स्विगी के मुकाबले 10-15 गुना ज्यादा है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन सेम है। तो मतलब ये एमआरएफ टायर की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। और अगर इसमें तीसरा एग्जांपल देखा जाए तो ओला और टेक महिंद्रा को मैं लेना चाहूंगा, जिनका वैल्यूएशन है तकरीबन 50,000 करोड़ का। ओला का एक साल का रेवेन्यू है 2543 करोड़ का, तो टेक महिंद्रा का एक साल का रेवेन्यू है 36,868 करोड़ का। ओला का एक साल का लॉस है तकरीबन 2600 करोड़ का, तो टेक महिंद्रा का एक साल का प्रॉफिट है 4000 करोड़ का। मतलब आप यहीं पे समझो कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये धड़ाधड़ हर साल लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूएशन देखो आसमान छू रही है। और ये जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां जो कि इंडिया की अच्छी कंपनियां हैं, ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट किए जा रही हैं, लेकिन इनकी वैल्यूएशन आज इतनी ही है। तो इस हिसाब से अगर ये स्टॉक की वैल्यूएशन तो हमको कई गुना ज्यादा इन लोग से देखने को मिलनी चाहिए। और अगर इसमें मैं एक और कंपैरिजन आपके सामने लेना चाहूंगा बायजूस का और बजाज ऑटो का। बायजूस और बजाज ऑटो का मार्केट गैप तकरीबन थोड़ा सा अलग अलग है। बायजूस का वैल्यूएशन है 77,000 करोड़ का, तो बजाज ऑटो का वैल्यूएशन है 82,000 करोड़ का। और बायजूस का एक साल का रेवेन्यू 1400 करोड़ का है, तो बजाज ऑटो का एक साल का रेवेन्यू 30,000 करोड़ का है। बायजूस एक साल में 20 करोड़ कमाती है, तो बजाज ऑटो एक साल में 5,212 करोड़ कमाती है। और दोस्तों इस साल बायजूस कहती है कि हम 2800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड सेम वैल्यूएशन की कंपनी है बजाज ऑटो, तो उसका एक साल का प्रॉफिट जो है इनके एस्टिमेटेड रेवेन्यू से डबल है। इनकी रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं। बजाज ऑटो का एक साल का प्रॉफिट ही 5-6 हजार करोड़ का है, तो इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 2800 करोड़ का है। मतलब क्लियर कट देखने को हमें ये मिल रहा है कि इज दैट मेकिंग एनी सेंस फॉर सच स्टार्टअप टू हैव सच ह्यूज वैल्यूएशंस। और दोस्तों अगर आपको मैं अपना पर्सनल फेवरेट स्टार्टअप बताने जाऊं तो मेरा पर्सनल फेवरेट स्टार्टअप होगा बायजूस, क्योंकि दोस्तों ये बायजूस ने अपने एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ही कम समय में अपना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब हो गई है। हालांकि प्रॉफिट 20 करोड़ का ही है, लेकिन प्रॉफिट होता है, क्योंकि दोस्तों बायजूस अपना खुद का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा बिल्ड करने में कामयाब हो पाई है, जो मेरे हिसाब से अभी ओला भी नहीं हो पाई है, ओयो भी नहीं हो पाई है, फ्लिपकार्ट भी नहीं हो पाई है, लेकिन बायजूस ने बहुत अच्छा अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया है, जिस वजह से दोस्तों बायजूस एक मार्केट लीडर बनने में भी कामयाब हो रहा है। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बायजूस का मैंने एक पूरा इंटरव्यू भी देखा था, और वहां पे दोस्तों मैंने बायजूस के पूरे हेडक्वार्टर्स के मैंने दोस्तों पूरा जो वीडियो था मैंने हर एक चीजें देखी थी। वहां पे मुझे देखने को दोस्तों ये मिल रहा था कि वहां पे जो खुद के जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, जैसे टीचर होते हैं, वो खुद के वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस को ये लोग सेल करते हैं, वहां से दोस्तों इन लोग को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और दोस्तों यहां से मुझे ये एक्सपेक्टेशन मिलती है कि आने वाले कुछ सालों में बायजूस एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्वायर कर सकती है। लेकिन आज भी मुझे ये पेट में हजम नहीं होता कि $10 बिलियन की वैल्यूएशन क्यों अभी तक हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, लेकिन $10 बिलियन मतलब तकरीबन 70-80,000 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन क्या जस्टिफाई करता है इन लोग को। इसीलिए दोस्तों बस मुझे यही कहना था कि ये जो स्टार्टअप निकलते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो ओला हो, उबर हो, स्विगी हो, फूड पांडा हो, वीवर्क हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे रेवेन्यू ग्रोथ पर चलते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा तो इनको फंडिंग मिलेगी, फंडिंग मिलेगी रेवेन्यू ग्रोथ देखकर ही। प्रॉफिटेबिलिटी से हमको मतलब नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टर टेम्पररी इन्वेस्टर होते हैं, और जिसके हत्थे कंपनी लास्ट में पड़ गई समझ लो उसका दिवालिया निकल गया, जो आज सॉफ्ट बैंक का निकल रहा है, क्योंकि उसके मत्थे पड़ गया है उबर और वीवर्क, और अब पड़ रहा है ओयो। क्योंकि दोस्तों ओयो का वैल्यूएशन भी कोई खास नहीं था, 30-35 हजार करोड़ का वैल्यूएशन था इसका, लेकिन सॉफ्ट बैंक के प्रेशर में आकर रितेश अग्रवाल को दूसरी जगह से फंडिंग रेस करके डबल भाव पे ओयो में स्टेक लेना पड़ा, जिस वजह से ओयो का वैल्यूएशन बढ़ पाया। मतलब क्लियर कट देखने को ये मिल रहा है कि ये सब कैपिटल रेजिंग का गेम चल रहा है, जिसके हत्थे कंपनी पड़ गई उसका समझ लो दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे में दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू अगर मैं आपको बताने जाऊं तो मुझे ये सब फालतू लगता है। ये स्टार्टअप भले अच्छा ऑपरेशन करता है, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल, बिजनेस स्ट्रेटेजी और इनके प्रॉफिटेबिलिटी देखकर मुझे एकदम रेडिकुलस, एकदम यूजलेस, बेसलेस स्टार्टअप लगते हैं ये सब। बस दोस्तों आज के लिए इतना है, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स और लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।